गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग उसी लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई फ्रिक्शन, यानी चार्ज को धातुओं में कैसे उत्पन्न किया जाता है, अधातुओं में कैसे उत्पन्न किया जाता है, और इंसुलेटर्स अचालक पदार्थों में कितने प्रकार से हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। वो सभी बातें मैंने आपको कल विस्तार रूप में बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का क्वांटीकरण। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं जाना होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण बेसिकली है क्या, और इसे हम किस प्रकार से इस चैप्टर में लागू कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आवेश का क्वांटीकरण यानी कि किसी आवेश की वह न्यूनतम मात्रा, किसी आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये कहें कि किसी भी बॉडी से आवेश को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो उसमें आवेश किस प्रकार से बटेगा। आवेश को जब स्थानांतरित किया जाता है तो आवेश सदैव समाकल गुणजों के रूप में वितरित होता है, और इसकी एक निश्चित मात्रा ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है। कभी भी कोई भी आवेश आधा ट्रांसफ़र नहीं होगा, 1/5 ट्रांसफ़र नहीं होगा, 2/3 ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी फ्रैक्शन नंबर में कोई भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे हमारे पास बोर्ड या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। वो बात अलग है कि कोई बोर्ड छोटा होगा, बड़ा होगा, या कोई बहुत बड़ा बोर्ड होगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे कि आवेश जो है वो जब भी स्थानांतरित होगा, चल नहीं था, हमारा नहीं चल रहा, पता नहीं। अब चलिए। हाँ, तो ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, और यहाँ पर उसकी परिभाषा भी लिख दी है शुद्ध सरल शब्दों में। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। किसी आवेश का किसी
आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे हम इन शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज फिक्स्ड अमाउंट, यानी जो आवेश होता है वो एक निश्चित मात्रा में ही स्थानांतरित हो सकता है, ना तो उससे कम स्थानांतरित होगा और ना ही उससे ज़्यादा स्थानांतरित होगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्वांटाइजेशन में किस प्रकार आवेश स्थानांतरित होगा। मैंने बताया था आपको कल कि चार्ज को हम कैपिटल Q से डिफाइन करते हैं, तो Q बराबर NE और इससे पहले प्लस माइनस ये दोनों सिंबल लगा देंगे। Q इज इक्वल प्लस माइनस NE। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि Q इज इक्वल प्लस NE, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी आवेश है वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट A है और कोई ऑब्जेक्ट B है, इससे अगर कोई आवेश स्थानांतरित किया जा रहा है तो या तो एक आवेश स्थानांतरित होगा या दो आवेश स्थानांतरित होंगे या तीन होंगे, डैट डैट डैश सो ऑन, यानी इसी प्रकार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। कभी भी कोई आवेश 1.5, 2/3, 3/5 इस फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब आप फिर दोबारा ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एक विद्यालय में लगे हुए बोर्डों की संख्या, या तो उस कक्षा में एक बोर्ड होगा, दूसरी कक्षा में 2 बोर्ड होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और उन सभी बोर्ड का आकार जो होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि किसी का आकार छोटा होगा, किसी का आकार बड़ा होगा, किसी का मीडियम होगा। तो संख्याओं में बोर्ड गिने जाएंगे, कभी भी उनके आकार के हिसाब से बोर्ड को नहीं गिना जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आवेश जो है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे सदैव हम संख्याओं में यानी समाकलन गुणजों के रूप में ही गिनेंगे, उसे हम कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेंगे। अगर किसी एक बॉडी से आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो या तो 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, कभी भी आधा आवेश ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी 1.5, 2.25 इस प्रकार से आवेश स्थानांतरित नहीं होंगे। तो अगर यह आपको समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लीजिए एक जगह पर, या फिर बाद में वीडियो को पुश करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। क्वांटाइजेशन है क्या? क्वांटाइजेशन अभी मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल भी बता दूंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सदैव न्यूट्रल बॉडीज में मैंने आपको कल बताया था कि जो आवेश होते हैं वो इक्वल मात्रा में होते हैं, यानी समान होते हैं। तो जैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाए, या हमने आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय यानी कि विलगित निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज कांस्टेंट होता हो, यानी कि आवेश एक नियत मात्रा में पाया जाता हो, आवेश एक नियत मात्रा में पाया जाता हो यानी कांस्टेंट हो, तो उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। तो हमने आपके सामने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में कई सारी बॉडीज हैं। मान लिया A एक बॉडी है, दूसरी बॉडी B है, तीसरी बॉडी C है, और ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में हमें पहले से पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं। सपोज दैट मान लिया कि A के पास +2e, B के पास +3e और C के पास -2e।
इस पूरे सिस्टम को हमने पकड़ा और पकड़ के इसे जोर से हिला दिया। हिलाने के बाद में ए से बी में आवेश जाएगा, बी से सी में आवेश जाएगा, सी से ए में आवेश जाएगा, या सी से बी में भी जा सकता है, सी से ए में भी जा सकता है, ए से सी में भी जा सकता है और बी से सी में भी जा सकता है। यानी आवेश किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इस आइसोलेटेड सिस्टम को उठा लीजिए, उसके बाद इसे जोर से हिला दीजिए। तो जैसे ही हम इसे एक बार हिला देंगे तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश का क्वांटीकरण होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि आवेश क्वांटीकरण कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे फिर से ये तीनों बॉडीज बना ली, लेकिन इस बॉडी में हमें नहीं पता है कि आवेश किस प्रकार से वितरित हुए होंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए कि पहली बॉडी में 3E, वो भी प्लस का, उसके बाद दूसरी बॉडी में प्लस 2E। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि दोनों बॉडीज में चार्ज सेम होने चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसे भी लिखेंगे Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इन दोनों बॉडीज के चार्ज समान होने चाहिए, क्योंकि हमने इसे बाहर से कोई आवेश नहीं दिया। इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो आवेश है वो आंतरिक रूप से वितरित हुए हैं, यानी अंदर ही आपस में परिवर्तित हुए होंगे, इससे ज्यादा इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 मान लें प्लस 3, क्योंकि सेम हो जाएगा इसलिए हमने वहां पर प्लस 3 मान लिया। तो यहाँ पे देखेंगे कुल आवेश कितना है, तो Q इज इक्वल Q1 में है 2E प्लस Q2 में है 3E और Q3 में है -2E। तो Q इज इक्वल ये हो जाएगा 3 2 5E माइनस 2E। Q इज इक्वल प्लस का 3E, यानी कि पहले सिस्टम में हमारे पास जो कांस्टेंट चार्ज निकल के आया है वो प्लस 3 आया है। इसके बाद दूसरे सिस्टम में भी अगर इतना ही आवेश आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक में चार्ज नहीं पता है तो हम उसे x मान लेंगे, और यहाँ Q की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है कि Q की जगह क्या आएगा 3E आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया Q की जगह 3E, Q1 की जगह 3E प्लस Q2 की जगह 3E और प्लस Q3 की जगह हमने मान लिया सपोज x चार्ज जो उस पर वितरित किया गया है। तो यहाँ प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका बचा ये 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 3 यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 3। जो तीसरी बॉडी है तो इस पर कितना चार्ज आएगा माइनस का 3। अब ध्यान से देखिए ये दोनों सिस्टम जो हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इनमें चार्ज आपस में ही ट्रांसफर हुआ है, बाहर से कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं आया है। तो बात समझ में आ गई है एग्जाम्पल से। अब जैसे इसके और भी तरीके हैं कि हम क्वांटाइजेशन को और दूसरे भी तरीकों से समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? आगे चलें। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ। चलिए दोबारा देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास नोन ऑब्जेक्ट हैं, और इस नोन ऑब्जेक्ट में हमने प्लस 2E चार्ज माना हुआ है, यहाँ पे प्लस 3E चार्ज माना हुआ है और यहाँ पे माना हुआ है माइनस 2E चार्ज। A पर प्लस 2E, B पर प्लस 3E और C पर माइनस 2E। हमने कहा इस आइसोलेटेड सिस्टम को उठा करके आपको हिला देना है। तो जैसे ही हिलाया तो हमने देखा कि A बॉडी पर प्लस 3E चार्ज है, B बॉडी पर प्लस 3E चार्ज है, तीसरी बॉडी का चार्ज हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस
ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर लिया, पहले वाले ऑब्जेक्ट को हमने सॉल्व किया, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमें पता है कि चार्ज कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी का, तो हमने लिख दिया, और Q इज इक्वल Q1 की जगह प्लस 2e, Q3 की जगह प्लस 3e और Q3 की जगह माइनस 2e। तो Q इज इक्वल ये आ गया प्लस 2e प्लस 3 5e और ये माइनस 2e, तो Q की वैल्यू आ गई 3e। यहाँ पर दूसरा जो आइसोलेटेड सिस्टम है हिलाने के बाद, यानी कि जब हमने उसे जुम जुम मोशन, जिगजैग मोशन दे दिया, तो उसके बाद Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1 Q2 की वैल्यू आपको पहले से पता है प्लस 3, तो हमने Q1 Q2 की वैल्यू रख दी और Q3 की जगह सपोज कर लिया x, और Q की वैल्यू आपने पहले से फाउंड कर रखी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई -3, यानी जो तीसरा आपका ऑब्जेक्ट है उस पर -3e चार्ज होगा। तो इस प्रकार दोनों बॉडीज का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, इक्वल नहीं है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियत है। जितना चार्ज इस पर होना चाहिए उतना ही चार्ज, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज का चार्ज एक समान है। जैसे अगर यहां देखें तो ये -2e प्लस 2e कैंसिल हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है। फिर ये -3e प्लस 3e कैंसिल हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है। तो इसके पास कितना चार्ज है? +3e। इसके पास कितना चार्ज है? +3e। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। अब समझ में आ गया बेटा? जिनको डाउट था तुरंत बताएं कमेंट करके, ये टॉपिक क्लियर। तो आगे हम आपको कूलाम्स लॉ में ले चलते हैं, फिर उसकी सिमिलरिटीज बताएंगे कि कैसे वर्क करता है, और उसकी तुलना कराएंगे ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स। ये क्लियर हो गया बेटा? आगे चलें। अगर ये क्लियर हो गया है तो बताइए आगे चलें। शेर बहादुर सिंह बेटा आ गया? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरों से भी करवाइए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारा चैनल पॉपुलर हो जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे बच्चे जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनके लिए ये सुविधाएं लागू की गई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा, और शिक्षा पर सभी का अधिकार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो जितना हो सके इसे शेयर जरूर करिए, भले ही आप लाइक मत करिए, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। हमारा उद्देश्य है लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना। आगे देखिए, इसी के आगे हम लोग इनवर्स लॉ पढ़ेंगे। इनवर्स लॉ यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को ही कहा जाता है इनवर्स लॉ। अब देखिए ध्यान से, इससे पहले आपने कूलाम्स लॉ को इस प्रकार नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखिए, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, इसी को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे इनवर्स लॉ क्या है तो भी आपको यही बताना है, अगर आपसे कोई पूछे कूलाम्स लॉ क्या है तो भी आपको यही बताना है। अब ध्यान से देखिए, इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो देखिए, पॉइंट चार्ज, ये हमने पॉइंट चार्ज बनाए हैं। इन पॉइंट चार्ज में हमने एक को मान लिया A और एक को मान लिया B। पॉइंट चार्ज आप किस प्रकार समझते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहेंगे
मतलब कुछ लोगों से मेरा तात्पर्य है कि कुछ अध्यापक कहेंगे कि पॉइंट चार्ज बहुत छोटा होता है, कुछ लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज बड़ा भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी पृथ्वी के बराबर हो सकता है, बृहस्पति के बराबर हो सकता है, चंद्रमा के बराबर हो सकता है, एक्सेट्रा। तो आज मैं आपकी ये पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि पॉइंट चार्ज का साइज कितना होना चाहिए, शेप कितना होना चाहिए, और इसे कैसे हम किसी के पूछने पर डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली जो पॉइंट चार्ज होता है बेटा, इसका कोई शेप, साइज, कंफर्मेशन नहीं होता है। ये बेसिकली डिपेंड्स करता है आपकी डिस्टेंस पर। तो कूलाम ने एक नियम दिया था इसके लिए। इन्होंने कहा, उससे पहले मैंने आपको जो कल बताया था चार्ज, कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। फिर माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद मैंने आपको बताया था अपोजिट साइन माइनस प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद प्लस माइनस, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो सेम मैंने यहाँ पे दो बिंदु आवेश लिए, पॉइंट चार्ज लिए हैं, और ये जो पॉइंट चार्ज है बेटा, ये आपका मैंने इसे ए माना हुआ है, इसे बी माना हुआ है। तो हम ऑब्जेक्ट के इन साइड में लिख लेते हैं, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। सपोज दैट ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो इनकी एक्ट अलोंग ज्वाइनिंग लाइन होगी वो अपोजिट साइड होगी, ए के आउटर सेल की ओर और बी के भी आउटर सेल की ओर, इनर सेल की ओर नहीं। यानी कि ये बाहर की ओर इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसे बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, सेंटर पर जो फोर्स वर्क करता है उसे ही कूलाम ने डिफाइन किया है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। यानी कि कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों, तो इस आवेश को हमने Q1 मान लिया, इस आवेश को हमने Q2 मान लिया, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। ये नियम किसी पर भी लग सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पर भी लग सकता है, निगेटिव निगेटिव पर भी लग सकता है, पॉजिटिव निगेटिव पर भी लग सकता है, और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव सभी पर ये लागू होगा। तो कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल की मात्रा, किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल की मात्रा एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल की मात्रा एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट्स अ कूलाम्स लॉ। कूलाम के अकॉर्डिंग
किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम्स लॉ है। तो ये बात समझ में आई। और ये निर्भर किस पर करता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये किन बातों पर निर्भर करता है, कैसे वर्क करता है, हम इसे कितने प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वेक्टर फॉर्म में लोग इसे ज़्यादातर गलत लिख देते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ज़्यादातर लोग इसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं वेक्टर फॉर्म में। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो उसके अंदर एक हिचकिचाहट आ जाती है। तो आज मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो इसके आगे चलें। बताइए बेटा, अगर ये क्लियर हो गया है तो इसके आगे चलें। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। इसे इरेज कर दें, इसे आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए दोबारा बनाना पड़ेगा। कूलाम्स लॉ हेडिंग पड़ी रहेगी, अभी भी हमारा कूलाम्स लॉ ही चल रहा है। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसे वर्क करेगा। तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं इस बार, क्योंकि अगर मैंने बड़ा लिखा तो ये पूरी बोर्ड में नहीं आ पाएगा और फिर आपको दोबारा समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे, इतना भी छोटा नहीं लिखूंगा मैं। तो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। हाँ, ये बात बताना मैं भूल गया कि अभी मैंने आपको कहा था कि इस पे बहुत सारे भ्रम हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट पास पास रखे हैं, जैसे सपोज दैट ये दोनों आपको दिख रहे हैं, तो ये बहुत छोटे हैं, तो अगर इनकी डिस्टेंसेस कम कर दी जाए तो इनका रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। लेकिन अगर इनकी डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो इनका रिपल्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसी प्रकार प्लैनेट्स पर भी ये नियम लागू होता है कि जो पॉइंट चार्ज है वो किसी ग्रह के बराबर भी हो सकता है। यानी कि अगर किन्हीं दो ग्रहों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो उनका रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, और अगर उनके बीच की दूरियों को बढ़ा दिया जाए तो रिपल्शन फोर्स घटेगा या अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। दोनों वर्क करते हैं, कहीं पे रिपल्शन लगता है, कहीं पे अट्रैक्शन लगता है। तो देखिए बेसिकली पहले इसका वेक्टर फॉर्म, फिर इसके बाद इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, इसकी सिमिलरिटीज जानेंगे और इसके डिफरेंसेस जानेंगे कि कैसे डिफरेंस है ये। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लिया था Q1, इस पे पॉजिटिव चार्ज लिया था Q2, और इसकी जो रिपल्शन फोर्स है वो बाहर की ओर है F, और इसका भी जो रिपल्शन फोर्स है वो बाहर की ओर है F, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक, अब अगर इसे हम पहला गोला मान लें और इसे दूसरा गोला मान लें तो इनके जो स्थित सदिश होंगे वो पहले के कारण दूसरे पर और दूसरे के कारण पहले पर। तो जब दूसरे के कारण पहले पर होगा तो यहाँ पे फोर्स आएगा F12, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा यानी कि R2 माइनस, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इधर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस R1 और यहाँ की डिस्टेंस R2। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यानी वेक्टर R, मॉड ऑफ वेक्टर R बराबर मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस R2। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि दोनों की डिस्टेंसेस सेम हैं, और जब दोनों डिस्टेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
घटाएंगे तो वो मॉड ऑफ वेक्टर आर के बराबर आएगा। यानी कि वेक्टर आर का मॉड इज इक्वल वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल वेक्टर R1 माइनस R2। इनकी स्थितियां निकालेंगे। इसके बाद में जैसे ही हम एक के कारण दूसरे पर बल निकालेंगे तो इनका जो रिपल्शन फोर्स होगा वो दूसरे के कारण पहले पर लगेगा, फिर अगर पहले के कारण निकालेंगे तो पहले के कारण दूसरे पर, यह हो जाएगा F21। ये बात समझ में आई? वेक्टर फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया कि वेक्टर R बराबर होगा R2 माइनस R1 के, और ये बराबर होगा R1 माइनस R2 के। लेकिन क्या होगा कि इन दोनों में से एक का साइन निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। अगर ये डायरेक्शन सेम होती, यानी कि अगर इन दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में होती तो ये दोनों पॉजिटिव लिए जा सकते थे, और अगर इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो हम या तो यहां पर माइनस लगा दें या फिर यहां पर माइनस लगा दें। इन दोनों में से किसी एक के पहले माइनस लगा देंगे, सिर्फ इसलिए कि इन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। बात समझ में आई? तो कूलाम्स लॉ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो हम कूलाम्स लॉ को लिखेंगे क्या? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी उनके बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इसे कंबाइंड करके लिखें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये बात समझ में आई? और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये आ जाएगा F इज इक्वल के Q1 Q2/r², और इस K की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये आपका कूलाम्स लॉ है। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले इसकी स्थिति इस वाले गोले के कारण, यानी इस बिंदु आवेश के कारण, और फिर इसकी स्थिति इसके बिंदु आवेश के कारण। तो दोनों प्रकार से, यानी F12 भी आप निकाल सकते हैं और F21 भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे कोई कहे कि F12 हम कैसे निकालेंगे, तो F12 इज इक्वल के Q1 Q2/mod ऑफ वेक्टर R और इसका होल स्क्वायर, यानी वेक्टर R का स्क्वायर, और यहाँ मॉड लगा दिया। इसके बाद में इसकी स्थिति निकालनी है। तो स्थिति के लिए हम किसके कारण निकाल रहे हैं? पहले के कारण दूसरे पर, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी वेक्टर R2 कैप। आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्थितियां निकालते हैं तो आप यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा? A कैप बराबर वेक्टर A/mod A। तो अगर हम इसे इस प्रकार फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल क्यों हैं? क्योंकि इनकी डिस्टेंसेस समान हैं। जितना R1 है उतना ही R2 है, और जितना R है उतना ही R2 है, और उतना ही R1 है। तो हम अगर इसे मॉड के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं R2 कैप माइनस R1 कैप इज इक्वल मॉड R इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1/mod ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो हम इस के स्थान पर इसे उठा करके लिख सकते हैं, और ये हमारा मॉड ऑफ वेक्टर R के बराबर है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल के Q1 Q2/, और ये आ जाएगा वेक्टर R का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे हम वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1/, यहाँ नीचे आएगा मॉड R2 माइनस R1।
ये मॉड लगा हुआ है और ये किसके बराबर है बेटा, वेक्टर आर के बराबर है। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका F12 इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सिर्फ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्या बचेगा यहाँ, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और इन दोनों के साइन बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए। अनुज पांडे, हाँ बेटा लेसन 1 से ही स्टार्ट हुआ है, लेसन 1 से ही चल रहा है और इसके आगे के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि ये अपोजिट साइन लगेगा क्योंकि रिपल्शन फोर्स है, ए बी को प्रतिकर्षित कर रहा है और बी ए को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हमने दूसरे के कारण पहले पर निकलने वाला लगने वाला बल निकाल लिया है। F12 इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर आर क्यूब और यहाँ ब्रैकेट में वेक्टर R2 माइनस R1। अब अगर आप F21 निकालना चाहते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट, और मैंने बताया वहां पे माइनस साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि रिपल्शन फोर्स है। तो यहाँ पे F21 अगर कोई आपसे पूछे तो F21 इज इक्वल होगा के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2। बात समझ में आई? तो कुछ लोग इसको यहाँ पे ये हो जाता है R21 और ये हो जाता है R12, यानी अगर हम इसको मॉड ऑफ वेक्टर R के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये दूसरे से पहले पर लगने वाला रिपल्शन फोर्स है और ये पहले से दूसरे पर रिपल्शन लगने वाला फोर्स है। अगर किसी को कोई डाउट है इस वेक्टर फॉर्म में तो वो पूछ सकता है, पूरा डेरिवेशन। चलिए फिर से देखिए दोबारा इस डेरिवेशन को ध्यान से। मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर बिंदु आवेश लिए हैं और इन बिंदु आवेशों का आकार निश्चित नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है किस पे बेटा? मैंने आपको बताया कि ये दूरियों पर डिपेंड करता है। जैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर भी बल लगता है, दूसरे से तीसरे पर भी बल लगता है, और यही बल ग्रहों के बीच में भी लगता है। ये बल किसी ऑब्जेक्ट के बीच में भी लगता है, पंखे के बीच में और जमीन के बीच में लगता है, धरती और आसमान के बीच में लगता है, यानी कि इनका कोई भी निश्चित दायरा नहीं है। तो ये बल किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगाया जा सकता है और इनका आकार अगर कोई आपसे पूछे तो इनका आकार कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था कि पॉइंट चार्ज, मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु जैसे चार्ज हैं, तो ये बिंदु जैसे चार्ज चंद्रमा भी हो सकता है और पृथ्वी भी हो सकती है और इनकी डिस्टेंसेस बहुत दूर है। तो अगर हम इसे दूर से देखेंगे तो ये हमें बिंदु जैसे ही प्रतीत होंगे। जैसे आपको यहाँ से चंद्रमा बहुत छोटा दिखाई देता है, उसके बाद जैसे हमारे लिए चींटी छोटी है, उसी प्रकार कई वस्तुएं एक दूसरे से छोटी होती हैं। तो इन दोनों वस्तुओं की कभी भी आकार से तुलना मत कीजिए और इनका आकार दूरी पर निर्भर करता है। जितनी दूर से आप वस्तु को देखेंगे उतनी आपको वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि वेक्टर R1 इज इक्वल वेक्टर R और वेक्टर R2 इज इक्वल वेक्टर R। इसे भी वेक्टर में लिख लीजिए, वेक्टर R1 और वेक्टर R2। अब मैंने आपको बताया कि जब आप दूसरे गोले से पहले गोले पर बल लगाएंगे तो आपको R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब आप पहले गोले से दूसरे पर रिपल्शन फोर्स निकालेंगे तो आपको R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि सभी डिस्टेंसेस सेम हैं, तो ये सब आपस में इनका मॉड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी वेक्टर R का मॉड इज इक्वल वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल R1 माइनस R2 का वेक्टर।
और इसका मॉड बराबर होंगे। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये माइनस साइन यहीं पर लगे, ये माइनस साइन आप उठा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि माइनस साइन को लेकर के हम यहाँ पर कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में बना के बैठ जाए कि सर ने ऐसा बताया था, सर ने ऐसा बताया था, और हम एक ही चीज रट के रखें। तो इसको रटना नहीं है। ये माइनस साइन आप इन दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों रिपल्शन फोर्स दे रहे हैं। तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स दे रहा है, ये इस पर रिपल्शन फोर्स दे रहा है। उसके बाद कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो उन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल होता है, उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यही बल इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में लिख लिया। फिर इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया, यानी कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित करके लिख दिया। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर K की वैल्यू मैंने आपको बताई कि वैक्यूम और फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, या फिर फ्री स्पेस, दोनों बात एक ही हैं। और एयर के लिए भी ये वैल्यू सेम होती है, यानी इन तीनों के लिए इसकी वैल्यू एक समान है। K इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू गणितीय रूप में 9 × 10⁹, और इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होगी। इसके बाद अभी आपने दूसरे के कारण पहले पर निकालना है, तो F12 K Q1 Q2, और यहाँ पे R की जगह मॉड लिया जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर R स्क्वायर और इसका मॉड लगा दिया। दूसरे के कारण पहले पर निकालना है, तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम इसकी स्थितियां निकाल रहे हैं इसलिए हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया R2 कैप माइनस R1 कैप। उसके बाद मैंने आपको ये नीचे फॉर्मूला लिख दिया है कि मैंने इसकी वैल्यू कहाँ से रखी है। तो यहाँ पे A कैप इज इक्वल वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A, तो ये आ जाएगा R2 कैप माइनस R1 कैप इज इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर R, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1। और ये वैल्यू मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दी है कि ये किसके बराबर होगी, वेक्टर R के बराबर होगी। तो यहाँ पे F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R स्क्वायर का मॉड, और ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड। और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R का मॉड। और जैसे ही हमने इसकी जगह पे वेक्टर R यहाँ पे नोट किया, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर R क्यूब बन जाएगा। तो ये हो गया F12 और ये हो गया F21, यानी दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल और पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, इन दोनों के वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बोर्ड में बता दिए हैं। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स लगे हुए हैं आपको, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता में शिक्षा को प्रदान कर सकें। फिर से मैं कहूँगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो कोई डाउट है कमेंट में बताइए, फिर इसके आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? सभी लोग जवाब दीजिए, क्या इतना क्लियर हो गया? सभी को आ गया? कोई डाउट? हो गया बेटा? बेटा सारे लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, इन्हें आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। अनुज पांडे, बेटा सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, ये स्टार्टिंग से लेक्चर पढ़े हुए हैं। आप इन्हें दोबारा जा कर के LK क्लासेस की
वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं और जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्टिंग से चल रहा है, अभी इसके 2 ही लेक्चर हुए हैं। कल इसका पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था शाम को 5 बजे, आज इसका दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ मैं, कूलाम्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म, उसके बाद क्वांटाइजेशन इसके पहले मैंने पढ़ाया है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसके पहले लेक्चर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कोई डाउट बेटा? अब अनुज कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया? कल वाला, उसका नाम बताइए बेटा। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया? इंडक्शन समझ में नहीं आया, कंडक्शन समझ में नहीं आया, बाई फ्रिक्शन समझ में नहीं आया, बताइए। अनुज जल्दी बताइए बेटा, टाइम निकल रहा है। ओके बेटा, कल दोबारा मैं बताने की कोशिश करूंगा इसी के आगे से, और इसे भी दोबारा रिपीट करूंगा। आज क्लास को यहीं बंद किया जाता है। कल के लिए जो टॉपिक रहेगा वो इसी के आगे का लेक्चर, और इसे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है दोबारा कल से पूछ लेंगे। चलिए, धन्यवाद।